हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत फ्रॉम इंडियंस एजुकेशन अड्डा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग मतलब AACCC की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका 22 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग मतलब AACCC का जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसका पता चल ही गया होगा। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले बच्चों स्टेट आयुष काउंसलिंग एंड यूपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जिसको लेकर बच्चों के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है एंड बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल में बताने वाला हूं कि ऑल स्टेट्स का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है और जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार है कि सर यूपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आज की जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल भी रहने वाली है और आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको यूपी आयुष काउंसलिंग के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली गाइड करने वाला हूं कि क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। ठीक है, और कैसे आपको यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो खास इसलिए भी रहने वाली है, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं उन सभी बच्चों के लिए जो ऑल इंडिया यानी कि AACCC की आयुष काउंसलिंग में गवर्नमेंट BMS BHMS या फिर BUMS कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो बच्चे यूपी की स्टेट आयुष काउंसलिंग में गवर्नमेंट BMS BHMS या फिर BUMS कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, उन बच्चों को अपना काउंसलिंग कराने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आपका स्कोर अच्छा है ठीक है नीट में और आपको पता है कि आपको गवर्नमेंट BMS BHMS या फिर BUMS मिल सकता है, तो आपको किस तरीके से अपना प्रेफरेंस लिस्ट को रेडी करना है और किस तरह से आपको अपना चॉइस लॉक करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों बहुत से बच्चों का स्कोर अच्छा होता है लेकिन वो अपना गवर्नमेंट जो सीट है वो मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको उन गलतियों से कैसे बचना है कि आपसे किसी भी कंडीशन में आपकी गवर्नमेंट सीट मिस ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके प्रॉपर्ली सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और यहाँ आपको ये भी क्लियर होने वाला है कि आपके स्कोर अगर अच्छा है तो किस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करनी है और किस तरह से आपको चॉइस फिल करनी है कि आपको 100% गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ बच्चों, आप सभी लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम कैंडिडेट्स करते हैं, तो यार अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड एंड और हर एक स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग होने वाली है उस सभी से रिलेटेड और खासकर यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपको यहां पर सारी ही अपडेट मिलने वाली है। क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस तरह से आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है या किस तरीके से आपको चॉइस लॉक करनी रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, हमारे जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो पार्टिकुलर स्टेट आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है और जो हमारी यूपी आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो बच्चों, NCISM और NCH की ओर से एक ऑफिशियली नोटिस आया था जिसके अंदर AACCC मतलब ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के शेड्यूल के साथ ही साथ स्टेट आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल भी दे रखा है। तो बच्चों, NCISM और NCH की ओर से साफ क्लियर हो चुका है कि जो भी हमारे पार्टिकुलर स्टेट्स हैं उनका स्टेट आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हर एक स्टेट का जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर 2025 से। जी हाँ, जितने भी स्टेट्स हैं उनका जो काउंसलिंग है 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं यूपी स्टेट आयुष की काउंसलिंग की बात करूं तो बच्चे यूपी का भी जो स्टेट आयुष का काउंसलिंग है वो भी आपका 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक अपडेट थी। NCISM और NCH ने ये क्लियर कर दिया है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट को जो अपना काउंसलिंग है स्टेट का वो लगभग 5 सितंबर से स्टार्ट करना ही करना है। तो बच्चों, इसका जो ऑफिशियली शेड्यूल है वो आपको आपकी स्टेट की आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियली साइट है वहां पर लगभग 28 to 13 अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर ऑफिशियली शेड्यूल आ जाएगा। तो जो भी बच्चे स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बच्चे ये चीज़ ध्यान रखें कि उनका जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है वो 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। एंड जो भी कैंडिडेट प्राइवेट BMS कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि 5 सितंबर से आपके स्टेट का आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो वो सभी बच्चे अपना प्रेफरेंस लिस्ट या फिर
जो भी कॉलेज उनको उनके मार्क्स एंड बजट के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, उनका एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर तैयार रख लें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम उनके पास बचा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं वीडियो में आगे भी और जानकारी देने वाला हूँ कि आपके मार्क्स, आपके कट ऑफ बेस पर आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, या फिर आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे बचना है कि आपसे किसी भी कंडीशन में आपके ड्रीम कॉलेज की सीट मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ये शेड्यूल रहने क्या वाला है राउंड वाइज। ठीक है, तो बच्चों अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं राउंड 1 की, ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आपका जो AA यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा वो रहेगा बच्चों 12 सितंबर 2025। ठीक है, वहीं अगर मैं स्टेट आयुष काउंसलिंग की बात करूं तो आपका फर्स्ट राउंड जो है बच्चों वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगा, और जो फर्स्ट राउंड का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा वो लगभग 17 सितंबर 2025 रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों सेकंड राउंड की, तो बच्चों स्टेट आयुष काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा बच्चों 26 सितंबर को, जिसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा वो रहेगा 10 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसके अलावा जिस राउंड का बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है वो है बच्चों राउंड 3, क्योंकि इस राउंड के अंदर जो करंट आपका कट ऑफ रहता है उससे लगभग 10 to 15 परसेंटाइल और भी ज़्यादा डाउन जाता है, मतलब 10 से 15 परसेंटाइल और डाउन जाता है, और जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं कुछ मार्क्स की वजह से, तो वो भी क्वालिफाइड रैंक में आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ये राउंड 3 है वो स्टार्ट होगा आपका 17 अक्टूबर, और इसका जो बच्चों लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा वो रहेगा 13 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी राउंड्स के बारे में, जो कि है बच्चों स्टे वैकेंसी राउंड। तो आपका जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है उसके जो स्टे वैकेंसी राउंड रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड 1 होना है उसका कोई ऑफिशियली शेड्यूल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो चांसेस हैं बच्चों लगभग 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ इन्होंने दिया भी है कि काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट 6 नवंबर 2025 से लेकर 22 नवंबर 2025 तक, मतलब जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड है वो लगभग आपका नवंबर के फर्स्ट वीक से लेकर स्टार्ट हो सकता है, और जो फिनिश होगा ये राउंड वो होगा बच्चों 22 नवंबर 2025 तक। ठीक है, इसके आगे के जो स्टे वैकेंसी राउंड होने हैं वो डिसाइड करेगी आपका स्टेट आयुष काउंसलिंग। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसका जो शेड्यूल रहेगा वो आपको सब क्लियर हो जाएगा जो भी ऑफिशियली शेड्यूल आएगा उस पर। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। अब हम थोड़ा आगे की ज़रूरी बातों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपको काउंसलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो यूपी के स्टेट आयुष काउंसलिंग है उसके अंदर क्या रूल्स रहने वाले हैं इस साल, और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन गलतियों से हमको बचना है, और हमारा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, बच्चों हम बात कर रहे हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 के बारे में। ठीक है, लेकिन ये जो है ये 2024 का शेड्यूल है, तो इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो रूल्स रहते हैं, जो कंडीशंस रहती हैं वो हर साल सेम ही रहती हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है और किन किन गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, आगे जाने से पहले थोड़ा सा इसका ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण या काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाओं के अनुसार संचालित की जाएगी। मतलब बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारे स्टेट के जो आयुष काउंसलिंग है, मतलब जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की जो भी प्रोसेस रहेगा उसमें स्टूडेंट के द्वारा भरी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही ये काउंसलिंग संचालित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। मतलब जो भी बच्चा इसके स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है,
वो जो भी डिटेल अपना भर रहा है उसका जो जिम्मेदार होगा वो स्वयं बच्चा होगा, उसमें आयुष काउंसलिंग का कोई रोल नहीं रहेगा। जो भी जानकारी वो उसके अंदर फिलअप करेगा वही जानकारी उसकी सेव होगी, ठीक है। इसके अलावा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी उत्तर प्रदेश किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण ऑनलाइन पंजीकरण या काउंसलिंग प्रक्रिया में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब बच्चों, इनका सीधा सा मतलब ये है कि अपना रजिस्ट्रेशन या फिर काउंसलिंग प्रोसेस करते समय अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको इश्यू होता है, चाहे वो मान लीजिए बिजली भाग जाए या फिर आप रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी रीज़न की वजह से लेट हो गए हो और पोर्टल बंद हो गया है, ठीक है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। उसमें किसी भी रीज़न के लिए एनआईसी या फिर आयुष काउंसलिंग उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये सिंपल सा ये कहा गया है कि जो भी आपको शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार सारी चीज़ें आप लोग टाइम के अनुसार कर लें, ठीक है। लेट ना करें, अगर लेट हो जाता है तो आपसे काउंसलिंग मिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, अभ्यर्थी आवेदन या फिर पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क या फिर धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के संबंध में भली भांति स्वयं आकलन कर लें। मतलब है बच्चों इनका कि जो भी बच्चा स्टेट आयुष काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहा है या अपना सिक्योरिटी मनी कटा रहा है, उसको ये क्लियर पता होना चाहिए कि उसका जो मार्क्स है वो कितना है, वो क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातों के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये और पॉइंट समझने के लिए आपके बच्चों, प्रवेश प्रक्रिया अथवा उसके बाद शैक्षणिक सत्र के समय यदि अभ्यर्थी की कोई सूचना अनुचित या गलत पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर उसके विरुद्ध विविध कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए संबंधित को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब बच्चों, एडमिशन डन होने के बाद अगर आपकी कोई भी डिटेल्स गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ बच्चों विविध कार्यवाही की जाएगी और आपको किसी भी तरह का कोई भी नोटिस जारी किए बिना ही आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, किसी भी तरह से आपको गलत तरीके से अपना काउंसलिंग नहीं कराना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप फंस भी सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत आती है फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे गलत तरीके से अपना पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो असल में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ही नहीं, उसको कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत रहती है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। अब हम ज़रूरी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं और क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों, ये तो लास्ट ईयर का जो है आपका वो काउंसलिंग शेड्यूल है यूपी का। इस बार भी इसी तरह से शेड्यूल रहने वाला है, लेकिन डेट्स यहाँ पर चेंजिंग रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो ज़रूरी है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला आपका ऑप्शन रहता है वो रहता है ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि। मतलब बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की डेट, ठीक है। तो जो भी डेट आपकी इस साल दी रही होगी उसके अनुसार आपको टाइम से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लेना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है बच्चों धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि। मतलब जो भी टाइमिंग आपकी दी होगी उस टाइमिंग के अनुसार आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको कटा लेना होता है, ठीक है। थर्ड जो रहता है बच्चों वो रहता है आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सिक्योरिटी मनी कट गई है। इसके बाद में आती है बच्चों मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट क्या होती है बच्चों? मेरिट लिस्ट होती है जिसमें कि सारे कॉलेजेस की डिटेल्स दी होती है, ठीक है। कितने किस कॉलेज की कितनी सीट्स हैं, यही सब डाटा दिया होता है। इसके ही अनुसार जो फिर चौथा ऑप्शन हमारा सामने आता है वो आता है बच्चों ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है। भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि। मतलब जो भी चॉइस फिलिंग करने की जो डेट है उसी डेट के अनुसार आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है और जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसको फाइनल लॉक करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बच्चों अंतिम सीट आवंटन सूची। मतलब बच्चों आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है उसकी एक प्रॉपरली अलॉटमेंट लिस्ट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो रहता है बच्चों नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। आपका सारा प्रोसेस डन हो गया है, आपको सीट अलॉट हो गई है, उसके बाद में क्या करना होता है बेटा? उसके बाद में आपको नोडल सेंटर पर जाकर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराना रहता है। हमारे यूपी का जो नोडल सेंटर है वो बच्चों लखनऊ में सिचुएटेड है
वहाँ आप जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने होते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है बच्चों, इसके बाद में आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, ठीक है। ये क्या है, मतलब जो भी आपको सीट अलॉट हुई है उसका आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे और आपने नोडल सेंटर पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया। उसके बाद में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाकर आपको दी हुई डेट के अनुसार अपना फाइनल रिपोर्टिंग डन करना रहता है, ठीक है। अपना जो भी निर्धारित आपकी जो भी कॉलेज की फीस रहती है वो जमा करनी रहती है और आपको अपना रिपोर्टिंग जो है वो डन करनी रहती है। उसमें भी आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में जो ऑप्शन खुलता है वो खुलता है प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि। तो बच्चा अपग्रेडेशन क्या होता है, अपग्रेडेशन ये होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को कोई कॉलेज मिल गया लेकिन वो उस कॉलेज से खुश नहीं है, ठीक है, और उसको पता है कि मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरे को इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है या फिर वो दूसरे कॉलेज में जाना चाहता है। तो वो क्या करता है, वो अपग्रेडेशन का फॉर्म भरता है और अपग्रेडेशन में जो कॉलेज उसको मिला है उसको छोड़कर जो जिस कॉलेज में वो जाना चाहता है वो कॉलेज को चॉइस करता है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन के रिजल्ट आने पर अगर उसको वो कॉलेज मिल जाता है तो जो उसको पहले कॉलेज मिला है उसका सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और जो बच्चे को कॉलेज अपग्रेडेशन में मिला है उसमें वो बच्चा ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। इसको हम अपग्रेडेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो नवा पॉइंट होगा वो अपग्रेडेशन की डेट के बारे में होगा कि कब तक आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट। फिर बच्चों नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मूल अभिलेखों का सत्यापन, मतलब बच्चों जिन भी स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन में न्यू कॉलेज मिल गया है उसके लिए भी बच्चे को दोबारा से नोडल सेंटर पर जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना रहेगा और आवंटन पत्र वहीं से उसको मिलेगा, मतलब सीट जो अलॉटमेंट लेटर है वो उसको नोडल सेंटर से ही प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद में आता है अपग्रेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश करने की अंतिम तिथि, मतलब अपग्रेडेशन में बच्चे को जो कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट है वो दी रही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा शेड्यूल है वो किस तरह से रहता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये है यूपी आयुष काउंसलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड प्रोसेस, ठीक है, कि क्या रूल्स रहेंगे, किस तरह से आपको आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चों आपका प्रोसेस रहता है वो रहता है ऑनलाइन पंजीकरण, मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस रहेगा वो रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की अधिकृत वेबसाइट https://upayushcounseling.upsdc.government.in पर जाकर समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब जो भी बच्चे यूपी के स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूपी आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upayushcounseling.upsdc.government.in पर जाकर जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी उसमें टाइमिंग दे रखा है उसके अनुसार जाकर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना रहता है। इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों वो है पंजीकरण शुल्क, मतलब कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट, ठीक है। पंजीकरण शुल्क क्या होता है वो समझ लीजिए। सभी चक्रों प्रथम द्वितीय तृतीय तथा स्टे वैकेंसी चक्र की काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये धनराशि ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब गेटवे के माध्यम से भुगतान करना होगा। केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब बच्चों जब आप यूपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियली साइट पर जाकर अपना सबसे पहला प्रोसेस करोगे जो कि है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो प्रथम द्वितीय तृतीय और स्टे वैकेंसी राउंड में जो उसका अमाउंट होगा वो सेम ही रहेगा जो कि है 2000 रुपये, ठीक है। और ये अमाउंट बच्चों रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसका जो आपको भुगतान करना रहेगा वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, मान लीजिए बच्चों अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करता है लेकिन उसको किसी भी तरह से सीट अलॉट नहीं होती है तो सेकंड राउंड में ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा, ठीक है, वही रजिस्ट्रेशन उसका इंक्लूड रहेगा, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग बच्चों हमारे नेक्स्ट पॉइंट में समझाया गया है, उसको हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थियों को सभी चक्रों की काउंसलिंग हेतु केवल एक बार ही पंजीकरण कराना होगा। प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र में सम्मिलित अभ्यर्थी
यदि स्टे वैकेंसी चक्र में प्रतिभाग करने के इच्छुक हैं तो उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हुए 1000 पंजीकरण शुल्क अलग से देना होगा। भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ठीक है, मतलब बच्चों ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सभी राउंड में काउंसलिंग के लिए केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, उन्हें बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं बच्चों जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वो स्टे वैकेंसी राउंड में भी जाना चाहते हैं, तब उस कंडीशन में उसको स्टे वैकेंसी राउंड में दोबारा से 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चों किसी बच्चे ने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी किया, सिक्योरिटी मनी भी जमा की, लेकिन उसको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। ठीक है, तो थर्ड राउंड में उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन जो उसने फर्स्ट राउंड में किया है वही लगा रहेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो बच्चा स्टे वैकेंसी में अगर जाना चाहता है तो उसको फिर से 1000 रुपये का अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है बच्चों वो रिफंडेबल नहीं होता है, रिफंडेबल सिर्फ सिक्योरिटी मनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चों धरोहर धनराशि मतलब कि सिक्योरिटी मनी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यूपी आयुष यूजी कोर्स के राजकीय आयुष महाविद्यालय हेतु रुपये 20,000 तथा निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय हेतु रुपये 50,000 धनराशि ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी दोनों राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों हेतु विकल्प प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे 50,000 धनराशि जमा करना होगा। तो इनका कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो भी बच्चा यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सिर्फ उनके लिए पार्टिसिपेट कर रहा है या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही अपनी काउंसलिंग कराना चाहता है तो उसका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो 20,000 रुपये रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के लिए अपनी काउंसलिंग करना चाहता है तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो 50,000 रुपये रहेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बीएमएस कॉलेज दोनों के लिए अपना काउंसलिंग करना चाहता है तो जो उसका चार्ज रहेगा बच्चों वो रहेगा 50,000 रुपये, और ये चार्ज जो रहता है वो रिफंडेबल रहता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी आगे बताया जाएगा। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंजीकरण शुल्क या धरोहर धनराशि के ऑनलाइन भुगतान के बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। धरोहर धनराशि का लिंक पोर्टल पर तत्समय उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब बच्चों उनका कहने का यह है कि चाहे आप रजिस्ट्रेशन करो या फिर सिक्योरिटी मनी कटाओ, अगर उसका भुगतान ऑनलाइन नहीं किया गया है तो वो जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया या काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी कटाने के लिए जो पोर्टल पर लिंक रहेगा वो आपको समय के अनुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है यदि अभ्यर्थी को कोई सीट आवंटित नहीं होती है और वह अग्रिम चक्र में पुनः प्रतिभाग करना चाहता है अथवा प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेश के उपरांत द्वितीय या तृतीय चक्र में पुनर्आवंटन कराना चाहता है तो उसे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनका कहने का मतलब है बच्चों यदि स्टूडेंट को किसी भी कॉलेज में कोई सीट अलॉट नहीं होती है और वो फिर से नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको दोबारा से सिक्योरिटी मनी कटाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अथवा यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है या फिर सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है और वो अपने नेक्स्ट राउंड यानी कि दूसरे या फिर तीसरे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है या अपनी सीट को पुनः आवंटित कराना चाहता है तो उसे भी दोबारा से सिक्योरिटी मनी देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आवंटन या अपग्रेडेशन के बाद आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते हैं वह धरोहर धनराशि पुनः जमा कर द्वितीय एवं तृतीय चक्र में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में सीट आवंटन हो गई है, मतलब सीट अलॉट हो गई है, लेकिन वो किसी दूसरे कॉलेज में जाने के लिए अपग्रेडेशन करता है। ठीक है, और अपग्रेड के बाद भी अगर उसको जो कॉलेज उसने अपग्रेडेशन में डाला है वो उसको प्रोवाइड हो गया है, ठीक है, और उसने उस कॉलेज में भी जाकर एडमिशन नहीं लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको दोबारा से अपना सिक्योरिटी मनी जो है वो कटाना रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है और सबसे ज़्यादा गलती भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है
धरोहर धनराशि का भुगतान ना करने की दशा में अभ्यर्थी को विकल्प चयन करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन सिक्योरिटी मनी नहीं कटाई है। अगर आप सिक्योरिटी मनी नहीं कटाते हो तो आपके सामने बच्चों चॉइस फिलिंग का जो फॉर्म है वो ओपन होकर नहीं आएगा, मतलब आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है बच्चों, जिसको लेकर बच्चों के बहुत डाउट रहते हैं कि सर हमने काउंसलिंग कराई, हमको सीट अलॉट हो गई, हमारा एडमिशन डन हो गया, लेकिन अब हमारा जो सिक्योरिटी मनी है वो कब रिफंड आएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको लास्ट राउंड तक किसी भी कंडीशन में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, उनका सिक्योरिटी मनी का क्या, वो कब तक रिफंड आएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में ये पॉइंट है, इसको भी समझ लीजिए। जिन अभ्यर्थियों ने सीट आवंटन के पश्चात संबंधित कॉलेजों में प्रवेश ले लिया हो एवं जिन अभ्यर्थियों को कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो, उनकी धरोहर धनराशि वापसी की प्रक्रिया सभी चक्रों की काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात की जाएगी। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट हो गई है और उन्होंने एडमिशन डन कर लिया है, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जिनको लास्ट राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, उनको जो सिक्योरिटी मनी रिफंड आएगी वो काउंसलिंग के सारे ही राउंड्स फिनिश होने के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आती है। ठीक है, फिर भी मैं टाइमिंग बता देता हूँ। एडमिशन होने के और काउंसलिंग ख़त्म होने के लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो रिफ़ंड आता है, उससे पहले रिफ़ंड नहीं आता है। ठीक है, तो इतना पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अब जो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान प्राप्त हुआ है। अभ्यर्थी साइबर कैफ़े या किसी अन्य स्रोत से पंजीकरण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, मतलब बच्चों यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो अपना काउंसलिंग करा रहे हो उसमें जो आप सिक्योरिटी मनी कटाओगे वो किसी भी कंडीशन में आपको अपने ही अकाउंट से कटानी है। ठीक है, चाहे वो आपका अकाउंट हो या फिर आपके किसी रिलेटिव का अकाउंट हो। ठीक है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी मनी है वो उसी अकाउंट में रिफंड आएगी जिस अकाउंट से आपने कटाई होगी। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी काउंसलर के थ्रू वो जो सिक्योरिटी मनी है वो कटाई है या किसी कैफ़े के थ्रू कटाई है। ठीक है, तो वो जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके अकाउंट में रिफंड ना आकर उस पर्सन के अकाउंट में रिफंड आएगी जिसके अकाउंट से आपने वो कटाई होगी। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है, जो आपकी सिक्योरिटी मनी रहेगी वो आपको अपने ही अकाउंट से कटानी है, बाकी जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा वो भले ही आप किसी काउंसलर के थ्रू करा लो। ठीक है, इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद बच्चों हमारे सबसे ज़रूरी पॉइंट आ जाते हैं, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहली क्या है बच्चों, प्रथम द्वितीय तृतीय अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत एवं स्टे वैकेंसी चक्र में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड राउंड, जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई है और आपने अपना रिपोर्टिंग डन कर लिया और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन करा लिया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपने सीट नहीं ली है, मतलब सीट छोड़ दी है, तो उस कंडीशन में आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, स्टे वैकेंसी राउंड 1, 2 या 3 जितने भी राउंड्स होते हैं। ठीक है, और उन राउंड्स में अगर आपको सीट प्रोवाइड हो जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद अगर आपको जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है उसमें प्रवेश नहीं लिया है, ठीक है, आपने एडमिशन नहीं डन किया है, उस कंडीशन में भी जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, वो है बच्चों प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के बाद अपग्रेड कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है। मतलब फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में बच्चे को अगर कोई कॉलेज मिल गया लेकिन उसके बाद भी वो उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है और उसने अपग्रेड का फॉर्म भरा है और अपग्रेडेशन में उसको दूसरा कॉलेज मिल गया है, दूसरा कॉलेज मिलने के बाद भी यदि उसने उस कॉलेज में जाकर अपना रिपोर्टिंग डन नहीं किया है या सीट नहीं ली है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा, यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो
उसे समस्त शुल्क जिसमें कि बच्चों प्रवेश शुल्क ₹1000 छोड़कर तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। ठीक है, इनका कहने का मतलब क्या है बच्चों? इनका कहने का मतलब यह है, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी यानी कि AACCC की आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उसको यूपी के अंदर सीट अलॉट हो गई है, तो बच्चों उसको समस्त शुल्क मतलब कि जो उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट था, ठीक है, उसको छोड़कर जो उसकी सिक्योरिटी मनी थी वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अब हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है अभिलेखों को अपलोड करना, मतलब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों सबसे पहला क्या, हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र। ठीक है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट रहने वाला है। दूसरा जो रहने वाला है वो आपका इंटरमीडिएट मतलब कि 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो रहने वाला है। तीसरा बच्चों नीट यूजी स्कोर कार्ड, इस साल मतलब कि 2025 का जो आपका नीट स्कोर कार्ड होगा वो आपको लगाना रहेगा। इसके अलावा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी ओबीसी एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ईएएफएफ एनसीसी या फिर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ चाहते हैं, ठीक है, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों सबसे ज़रूरी बात, जो भी बच्चे ओबीसी एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। अगर उससे पहले का हुआ तो उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये लोग यही कह रहे हैं। इसके अलावा बच्चों डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासन आदेश के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं अथवा कोई भी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से हाई स्कूल अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी को भी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब ऐसा है बच्चों कि जिन भी बच्चों ने अपना 10th और 12th अपने ही स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश से किया है तो उनको इतनी खास आवश्यकता नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अपना 10th या 12th दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक उत्तर प्रदेश से बाहर से किया है या उत्तर प्रदेश से अलग स्टेट से किया है, तो उस बच्चे को भी डोमिसाइल मतलब कि निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना 10th और 12th अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किया है उन बच्चों को भी अपना निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए जिसको लेकर बच्चों के बहुत डाउट रहते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा। आधार उपलब्ध ना होने पर अथवा प्रमाणीकरण ना हो पाने की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, फोटो युक्त बैंक पासबुक या अंतिम महाविद्यालय से निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है बच्चों जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, कि बहुत से बच्चों का आधार कार्ड से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उनके पास आधार कार्ड के अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने पर चाहिए उनके पास में बच्चों पैन कार्ड ज़रूर होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है अगर किसी बच्चे के पास तो पासपोर्ट है तो उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा फ़ोटो युक्त बैंक पासपोर्ट है तो वो भी एक ऑप्शन बच्चे का आगे रहता है। इसके अलावा अगर ये कुछ भी नहीं है या इनसे भी अगर बच्चे का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो जो उसका लास्ट महाविद्यालय रहा होगा जहाँ से मतलब उसने 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है उसमें जो फोटो युक्त पहचान पत्र होगा उसका आइडेंटिटी होगी वो अपलोड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ तक कंडीशन आती नहीं है। दिक्कत जो आती है वो कभी कभी बच्चों के साथ ये आ जाती है कि उनका जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड से नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों के पास अगर अपना पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड से उनका वेरिफिकेशन जो है बच्चों वो डन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से आपको अपना काउंसलिंग प्रोसेस करना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है और सिक्योरिटी मनी रिफंड की क्या क्या कंडीशंस रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस को अच्छे से पढ़कर समझकर तभी आप अपना काउंसलिंग कराएं।
तो बच्चों अगर आप अपना काउंसलिंग खुद से करा रहे हो तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। अगर आप कोई भी एक गलती करते हो तो आप अपना सीट तो मिस कर ही दोगे, इसके अलावा हो सकता है कि आपका सिक्योरिटी मनी भी वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके अलावा अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों मैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। वैसे तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इस फ्लो चार्ट से और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जो चार्ट है बच्चों, ये है बच्चों आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको करना है, उसको समझ लीजिए। अगर आप फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो यूपी स्टेट आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियली साइट है उस पर जाना रहेगा, जो कि है www.upayushcounseling.upsdc.government.in, ठीक है। इस साइट पर जाकर सबसे पहले बच्चों आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा और अपना जो रजिस्ट्रेशन का फीस है वो कटाना रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा सिक्योरिटी मनी, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन डन कर लिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी मनी, आपको सिक्योरिटी मनी कटाना होगा। इसके बाद में बच्चों जो थर्ड पॉइंट ओपन होगा वो होगा पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सिक्योरिटी मनी हो गया। इसके बाद में जो आएगा आपका वो आएगा बच्चों स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे स्टेट के अंदर कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज को कितनी सीट्स की अथॉरिटी प्रोवाइड है। इसके बाद में जो ऑप्शन ओपन होगा बच्चों वो होगा आपका चॉइस फिलिंग का एंड चॉइस लॉकिंग का, ठीक है। मतलब इसके बाद में आपको चॉइस फिल करनी होगी और अपना जो फाइनल चॉइस है उसको लॉक करना रहता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा बच्चों पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल सेंटर, ठीक है। जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अगर कॉलेज मिला है तो उसके बाद में आपको अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर फिजिकली नोडल सेंटर पर जाना रहेगा, जो कि हमारा नोडल सेंटर है यूपी का लखनऊ में, ठीक है। तो वहाँ जाकर आपको अपना फिजिकली वेरिफिकेशन कराना रहता है। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होता है वो होता है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना रहेगा। उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको भी नोडल सेंटर ले जाना होगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है बच्चों वो है एडमिशन एट अलॉटेड कॉलेज, ठीक है। मतलब आपको सीट अलॉट हो गई है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन डन हो गया है नोडल सेंटर पर। उसके बाद शेड्यूल में जो भी डेट दिया है उस डेट के अनुसार जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर आपको फाइनल रिपोर्टिंग करनी रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद है जो भी बच्चों को अपग्रेडेशन करना है उनके लिए अपग्रेडेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपग्रेड कैंडिडेट्स, मतलब जो भी अपग्रेड कैंडिडेट्स हैं उनका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में बच्चों जो भी अपग्रेड कैंडिडेट्स हैं उनको अपना अलॉटमेंट डाउनलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा बच्चों, जो भी अपग्रेड कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर फाइनल रिपोर्टिंग करनी रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा चार्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये तो थी बच्चों सबसे ज़रूरी बात है। बच्चों इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि अभी तक जो क्राइटेरिया था 50% वाला, ठीक है, कि जिसके 10th एंड 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% मार्क्स हैं, ठीक है, वही बच्चा यूजी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। लेकिन बच्चों अब क्या कंडीशन है, वो क्या की कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा 10th और 12th में अगर जस्ट क्वालिफाइड भी है, ठीक है, तब भी वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बच्चों ये जो 50% वाला क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ और ज़रूरी बातों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है वो सारी ही चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया है, आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कभी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब इस वीडियो में जो हम खास बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, किस तरह से अपना चॉइस लॉक करना है और किन गलतियों से आपको बचना है कि आपका अगर गवर्नमेंट सीट आपको मिल रहा है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो अब इस जानकारी को भी आप ध्यान से समझिए। तो बच्चों देखिए प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाया जाता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए AACCC यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने स्टेट के स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए किस तरह से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है एंड
प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको क्या देखना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको देखकर आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्कोर नीट में अच्छा है और उनको लगता है कि हमको इस ईयर गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, चाहे वो BAMS की हो, BHMS की हो या फिर BUMS की हो। उन बच्चों को अपना प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है एंड उनको क्या गलती नहीं करनी है कि उनसे उनका सीट मिस ना हो। ठीक है, तो बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हुए मैं आगे की नॉलेज आपको देना चाहूँगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई 2 स्टूडेंट हैं जो कि जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के हैं। ठीक है, मान लीजिए उसमें एक कैंडिडेट का जो स्कोर है वो 450 प्लस है या फिर 400 है। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारा उसका जो स्कोर है वो 490 या फिर 500 है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया कि सेम कैटेगरी के 2 स्टूडेंट हैं, एक बच्चे का जो स्कोर है वो 450 या फिर उससे कुछ ज़्यादा है और एक बच्चा है उसका 490 या फिर 500 स्कोर है। ठीक है, तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि जो पहले सीट मिलेगी या सीट मिलने के जो चांसेस रहेंगे वो 490 या फिर जिस बच्चे का 500 स्कोर है उसको रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं चांसेस बनते हैं कि 450 वाले बच्चे को सीट मिले। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जो 500 वाला बच्चा भी है ना वो भी सीट मिस कर देता है और वो सीट 450 प्लस वाले बच्चे को भी मिल सकती है। ठीक है, वो कैसे? वो गलती होती है बेटा हमारे प्रेफरेंस लिस्ट में, हमारे चॉइस फिलिंग में। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर लूँ, सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 8 BMS गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, जिनके अंदर अगर मैं टोटल ऑफ सीट्स की बात करूं यूपी की, ठीक है, तो ऑल इंडिया में ट्रांसफर होने के बाद में जो हमारे यूपी की गवर्नमेंट सीटें बचती हैं 8 कॉलेजेस में वो हैं बच्चों 500। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों मान लीजिए कि जो 450 प्लस वाला बच्चा है उसके पास में एक सही गाइडलाइन, एक प्रॉपरली रोड मैप एंड एक प्रॉपर तरीके से तैयार की हुई प्रेफरेंस लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग उसने अपनी चॉइस फिलिंग की है। ठीक है, ये रोड मैप या फिर प्रॉपरली प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार की जाती है? ठीक है, मान लीजिए उस बच्चे के पास लास्ट 3 to 4 ईयर का डाटा है, उसको हर एक चीज़ का पता है कि हमारे यूपी में जो ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के अंदर, इन 8 कॉलेजेस के अंदर सबसे पहला कॉलेज ऐसा कौन सा है जिसके अंदर हमारे कैटेगरी और हमारे रैंक वाइज सबसे पहले चांसेस बन सकते हैं सीट मिलने के। ठीक है, उसको अगर ये चीज़ क्लियर है और उसने इसी डाटा बेस पर अपने टोटल 8 कॉलेजेस का सिक्वेंस वाइज लिस्ट तैयार कर रखा है और उस सिक्वेंस के हिसाब से ही उसने अपना चॉइस फिलिंग किया है। ठीक है, और जो सेकंड बच्चा है उसने ये सोचा है कि यूपी के अंदर मात्र 8 ही कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और मैं ऐसे ही उन कॉलेजेस को सीक्वेंस वाइज अपना चॉइस फिलिंग में डाल देता हूं, लेकिन उसके पास में कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार नहीं है, उसके पास कोई एनालिसिस नहीं है। उसने सोचा है कि लिमिटेड कॉलेज है, कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा और उसने वो प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा पहला बच्चा है उसको ये चीज़ क्लियर है कि मेरी कैटेगरी और मेरी रैंक वाइज जो सबसे पहले मेरे को कॉलेजेस मिल सकता है वो उसने पहले नंबर पर डाला है। ठीक है, लेकिन जो 500 वाला बच्चा है उसको जो पहले नंबर पर कॉलेजेस के चांसेस बन रहे हैं उसने वो कॉलेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर 8th नंबर पर डाला है। ठीक है, तो उस बच्चे का भले ही स्कोर और रैंक अच्छी हो लेकिन उसको सीट ना मिलके पहले सीट उस बच्चे को मिलेगी जिस बच्चे ने उस कॉलेज को फर्स्ट रेफरेंस पे रखा है। ठीक है, तो बच्चों वो जो सीट है वो 500 वाला बच्चा जो है भले ही उसकी रैंक अच्छी है या फिर उसका मार्क्स अच्छा है, ठीक है, उसको ना मिलकर जो बच्चा 450 प्लस वाला है उसको मिलने के फुल चांसेस रहेंगे, क्योंकि उस बच्चे ने वो कॉलेज अपना फर्स्ट रेफरेंस पर रखा है लेकिन जिस बच्चे का 500 है उसने मान लीजिए 6ठे, 7वें या 8वें नंबर पर रखा है। तो यही वजह रहेगी कि ये सीट उस बच्चे से 500 वाले बच्चे से मिस होकर उस 450 प्लस वाले बच्चे को मिल सकती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं बच्चों की एक प्रॉपरली आपके पास में प्रेफरेंस लिस्ट तैयार होनी चाहिए, उसी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जिसके कारण ही आपके 100% चांसेस बनते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सेफली सीट मिल जाए। लेकिन अगर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और चॉइस फिलिंग में ही गलती करते हैं तो बच्चे आपके जो चांसेस सीट मिलने के बनते भी हैं वो भी आपसे मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती किसी भी कैंडिडेट को नहीं करनी है। ठीक है, ये तो हो गई गवर्नमेंट वाले बच्चों की बात। अब हम कर लेते हैं प्राइवेट वाले बच्चों की बात। प्राइवेट वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं सबसे पहले प्राइवेट वाले बच्चों को बता दूं कि हमारे यूपी के अंदर
ऑलमोस्ट 100+ BMS कॉलेजेस हैं। लेकिन बच्चों इस साल में अगर यूपी में टोटल ऑफ BMS कॉलेजेस की बात करूं तो हमारे यूपी के अंदर जो टोटल BMS कॉलेजेस हैं इस बार वो 75 BMS कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी के प्राइवेट BMS कॉलेजेस रहने वाले हैं। तो प्राइवेट में जो बच्चे BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी के अंदर, उनको भी बहुत ही ज़्यादा इन कॉलेजेस को लेकर डाउट रहता है कि सर हमारे स्कोर बेस पर हमको कौन सा ऐसा अच्छा BMS कॉलेज है कि हमको मिल जाए, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले तो मैं यूपी का फीस स्ट्रक्चर आपको कन्फर्म कर देता हूँ। हमारे यूपी के अंदर जो प्राइवेट BMS कॉलेजेस हैं वो 2,04,600 रुपये पर ईयर से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख रुपए पर ईयर तक जाते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस बजट में कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी रहेगी उसमें जो सबसे मेन पार्ट रहेगा वो आपका बजट रहेगा, ठीक है। अगर आपको अपना बजट क्लियर है तो आपको कॉलेज चूज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आपका बजट है 2,04,600, आप इससे ज़्यादा बजट के कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप चॉइस रख रहे हो ऐसे कॉलेज की जिसका 3 लाख बजट है, ठीक है, तो बेटा उसमें आप फंस सकते हो, क्योंकि आपका भले ही आपको वो कॉलेज मिल जाए लेकिन आप वो बजट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके बजट के अनुसार जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता था वो भी नेक्स्ट राउंड तक उसका सीटें भी फुल हो जाएं, ठीक है। तो हमको सबसे पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा बजट है उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने कॉलेज देख कर रखने हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोर 150 है या 160 है, ठीक है, वो बच्चे क्या गलती करते हैं, उन बच्चों का बजट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका जो एम रहता है वो ये रहता है कि सर जो यूपी के सबसे ज़्यादा टॉप BMS कॉलेजेस हैं हमको उसमें एडमिशन चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको कॉलेज तो यूपी के अंदर प्राइवेट मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की भी अपनी एक कट ऑफ रहती है, ठीक है। आपको उन प्राइवेट कॉलेजेस के एक्चुअल कट ऑफ का पता होना चाहिए कि आपको ये कॉलेज आपके कट ऑफ पर मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, भले ही उनका बजट 3-3.5 लाख है, उनको बजट का कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका जो स्कोर है वो लो है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने चॉइस में ऐसे कॉलेजेस डाल देते हैं जो टॉप होते हैं, या फिर जो टॉप तो होते हैं लेकिन उनको किसी भी कंडीशन में वो कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो बच्चे अपना चॉइस फिलिंग जो होता है वो वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो कॉलेज उनको उनके स्कोर बेस या उनके कट ऑफ बेस पर मिल सकते थे अच्छे, वो कॉलेज भी हो सकता है नेक्स्ट राउंड में फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या ऑप्शन रहता है उनके पास में, जो बचे कुछ कॉलेज होते हैं उनमें से उनको ना चाहते हुए भी कॉलेज लेना रहता है, ठीक है। तो आपको सेकंड जो चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपके मार्क्स और आपके कट ऑफ बेस पर आपको यूपी के अंदर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों का 250+ स्कोर है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उनको यूपी के अंदर जितने भी बेस्ट प्राइवेट BMS कॉलेजेस हैं उनके पूरे चांसेस रहेंगे मिलने के। लेकिन बहुत से बच्चे मेरे को फिर भी एक क्वेश्चन करते हैं, या बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि बहुत से बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका 200, 250, 300 स्कोर है और वो रिक्वायर्ड करते हैं क्या सर हमको महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों देखिए उसमें जो उसका जो कट ऑफ है वो 200 या 250 तक नहीं जाता है। अगर आपके 350+ मार्क्स आ रहे हैं तब आप महायोगी गुरु गोरखनाथ के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपका कोई बेनिफिट नहीं है उस कॉलेज को फिलअप करने का, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई एक चॉइस रखी है, मान लीजिए कि सर मैं एक कॉलेज तो अपने पसंद का टॉप रखना चाहता हूँ, तो आप उसको फर्स्ट रेफरेंस पे रख सकते हो, लेकिन जो उसके नीचे की रेफरेंस लिस्ट रहेगी वो इस सारे डाटा के एनालिसिस बेस पर ही आपको रखनी है, विदाउट किसी एनालिसिस, विदाउट किसी डाटा के आपको नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है जो अच्छे कॉलेज में आपको सीट मिलनी थी वो भी आपसे मिस हो जाए, ठीक है। तो बच्चों यही सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर काउंसलिंग में आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर अगर आपको काउंसलिंग की नॉलेज नहीं है, तो मेरा कहना यह है कि आप खुद से अपना काउंसलिंग ना करें, आप किसी ना किसी एक्सपर्ट पर्सन या फिर किसी काउंसलर को ही हायर करें, ठीक है। इसके अलावा अगर जो बच्चे हमारे से अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बच्चों उसका डिटेल ये है, ठीक है, जिसमें कि अगर कोई बच्चा हमारे द्वारा अपनी गवर्नमेंट BMS, BHMS या फिर BUMS की काउंसलिंग कराना चाहता है तो उसका जो चार्ज है बच्चों वो है 5000 रुपीज़। एंड अगर कोई बच्चा प्राइवेट BMS कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका जो चार्जेस रहेगा हमारा वो 2000 रुपीज़ है। तो जिस किसी को भी हमारे से काउंसलिंग करानी है वो हमारे नीचे दिए गए नंबर 7599618537 पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है और हमारा पूरा हेल्प ले सकता है। धन्यवाद।